हेलो, कैसे आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है, शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। आइए आगे बढ़ें। 30 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखें। ये आपके सामने जो पहली जो लिंक है, ये अप्रैल की करंट अफेयर की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसकी है, और उसके बाद जो लिंक दी गई है वो यूपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, और उसके बाद जो लिंक है वो भारत के जो प्रमुख बांध हैं उन बांधों की लिंक दी गई है। आइए जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया 2022 का शुभारंभ किया। 29 अप्रैल को रेल मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन में पीवी सिंधु और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं पीवी सिंधु, जो मनीला में हो रही है एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन। यूनेस्को की प्रतिष्ठित विरासत सूची में शामिल नीलगिरी पर्वत रेल सेवा फिर से पूरी तरह बहाल कर दी गई है। अटल टनल को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। प्राइवेट ने कृषि एवं किसान कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ मिलकर जंगली एवं वन शहद का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। जो आपका प्रश्न है उन प्रश्नों को आइए देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का शुभारंभ किया। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। 3 दिन यह सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस अवसर पर दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कि हम सबका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदारी के रूप में भागीदारों में से एक बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत आधुनिक प्रौद्योगिकी, उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के सिद्धांत पर इस दिशा में काम करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के लिए निवेश का प्रमुख स्थान बनने के लिए 6 कारणों को गिनाया है। पहला है, भारत को 130 करोड़ देशवासियों को जोड़कर डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। हाल ही में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान क्रांति के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र से लेकर समावेश और सशक्तिकरण तक शासन के सभी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मोदी जी ने देश भर में 6 लाख गाँवों को 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं और भारत के लिए अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तीसरा, दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। चौथा, इन्होंने कारण बताया कि कहा कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी की ज़रूरतों के लिए युवाओं के कौशल और प्रशिक्षण में बहुत अधिक निवेश किया गया है। मोदी जी ने कहा कि देश में इसमें एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन बनाने के लिए प्रतिभाओं और इंजीनियरों की बड़ी संख्या है, जो दुनिया के डिज़ाइन इंजीनियरों का 20% बनता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में कई उपाय किए गए हैं। छठे कारण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिस समय मानवता महामारी से लड़ रही थी, भारत लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर रहा था और अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारने में लगा था, और देश को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, निर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बेंगलुरु में जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला है, रेल मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए किया है, आइए उसको समझें कि रेल मंत्रालय ने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए सुदृढ़ सहयोगात्मक कार्य भागीदारी के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पूछा जा सकता है कि रेल मंत्रालय ने समन्वय और संसाधन का बेहतर साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? CDOT के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता सी.डॉट के दूरसंचार समाधानों और रेलवे में सेवाएं प्रदान करने और इन्हें लागू करने में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के बारे में है। इस समझौते के तहत सी.डॉट और रेल मंत्रालय जन सुरक्षा और सेवाओं के लिए रेलवे में दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे। यह LTER का उपयोग करते हुए विश्व मानकों मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप भारतीय रेलवे में 5G इस्तेमाल के मामलों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, चैटिंग एप्लीकेशन, राउटर और स्विच का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड महामारी के बावजूद MSME क्षेत्र भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आइए देखें कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उसके क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में वैश्विक पाटीदार सम्मेलन का उद्घाटन किया। वैश्विक पाटीदार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के सूरत में। मिशन 2026 के तहत सरदार धाम में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य पाटीदार समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर बल देना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त संसाधन मौजूद है और हमें केवल आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रबल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह विश्वास तभी आएगा जब विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मोदी जी ने कहा कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना ने पुराने क्षेत्रों में मेक इन इंडिया में उत्साह भरने के साथ साथ सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी पैदा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि नीतियों और काम के माध्यम से साधारण परिवारों के युवा भी उद्यमी बन सकें। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना देश के उन लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है जिन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। जो मुद्रा योजना है देश की, वो क्या लोन आपको देती है ताकि आप क्या उद्यमी आप अपना व्यवसाय कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद MSME सरकार के सहयोग से अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। शिखर सम्मेलन का आयोजन हर 2 वर्ष में किया जाता है। इससे पहले यह शिखर सम्मेलन 2018-2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे। सूरत में हो रहे वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन 2022 का मुख्य विषय जो मुख्य थीम है आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और आत्मनिर्भर भारत। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात में जो वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या है, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो इसकी थीम है कि आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और आत्मनिर्भर भारत है 2022 की जो इसकी थीम है। सम्मेलन का उद्देश्य लक्ष्य समुदाय के भीतर लघु मध्यम और बड़े उद्यमों को एकजुट करना, नए उद्यमियों को सहायता और समर्थन देना, शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार में मदद देना है। 3 दिन के इस सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा सरकार की उद्योग नीति के विभिन्न पहलुओं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप और नवाचार पर विचार परिचर्चाएं की गई है। अगला, एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन में PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मनीला में एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में PV सिंधु और पुरुष डबल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की बिंग जियाओ से होगा। अगला, यूनेस्को की प्रतिष्ठित विरासत सूची में शामिल नीलगिरी जो पर्वत रेल है वो सेवा फिर से पूरी तरह बहाल कर दी गई है। कोरोना के कारण इस सेवा को रोक दिया गया था। ये है जो नीलगिरी रेल सेवा। टॉय ट्रेन भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसका जो बनावट है ना एकदम एक जैसे खिलौने के आकार की ट्रेन के रूप में है, इसलिए इसे टॉय ट्रेन के रूप में कहा जाता है। यूनेस्को की प्रतिष्ठित विरासत सूची में शामिल नीलगिरी पर्वत रेल सेवा फिर से पूरी तरह कोरोना काल से पूर्व स्तर पर बहाल कर दी गई है। टॉय ट्रेन के नाम से चर्चित इस ट्रेन में कल दक्षिण रेलवे ने अनारक्षित डिब्बे लगाने की शुरुआत की है। इस तरह एक ट्रेन पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कोयम्बटूर जिले से मेट्टुपालयम से यात्रियों को नीलगिरी स्थित लोकप्रिय जो हिल स्टेशन ऊटी है वहाँ ले जाती है। ये क्या पर्यटन की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मार्ग में कई छोटे झरने, जलधाराओं और जो मनमोहक जो परिदृश्य होते हैं उनको दिखाती है। इसके साथ ही कई जो सुरंग हैं, पुल हजारों पर्यटकों को इसके सफ़र के लिए आकर्षित करते हैं। यह ट्रेन अभी भी आंशिक रूप से पारंपरिक भाप के इंजन से ही चलाई जा रही है। इस अनोखी ट्रेन पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अगला, अटल टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है। किसको? अटल टनल को, जो अटल सुरंग है। कहाँ स्थित है वो भी जानिए कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित सीमा सड़क संगठन BRO की
इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक जो अवसंरचनाएं हैं उनको नामांकित किया गया था। इस रणनीतिक सुरंग को 2021 में बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के तौर पर IBC की जूरी द्वारा चुना गया था। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने, अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, BRO के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इस इंजीनियरिंग चमत्कार के निर्माण में BRO की शानदार उपलब्धि के लिए IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र को वैकल्पिक संपर्क प्रदान करके सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करने के अलावा यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के निवासियों के लिए भी एक वरदान रही है। इस क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय में घाटी और राज्य ने सामाजिक आर्थिक डोमेन में तेजी से वृद्धि हुई है और अटल टनल जो सुरंग है क्षेत्र के भविष्य के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए नियत है। न्यू आस्टिंग टनलिंग मेथड NATM का उपयोग करके बनाई गई सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसे एक सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से लैस किया गया है, जहां बड़े पंखे अलग से पूरी सुरंग में हवा प्रसारित करते हैं। आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए मुख्य कैरिजवे के नीचे सुरंग क्रॉस सेक्शन में एक आपातकालीन सुरंग का एकीकृत किया गया है। सुरंग के अंदर आग की स्थिति में आग को 200 मीटर के क्षेत्र में नियंत्रित किया जाएगा। पूरी सुरंग में विशिष्ट स्थानों पर अग्निशामक उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदूषण सेंसर सुरंग में हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करते हैं एवं यदि सुरंग में हवा की गुणवत्ता वांछित स्तर से नीचे है तो सुरंग के प्रत्येक तरफ 2 भारी भरकम पंखों की मदद से ताज़ी हवा को सुरंग में प्रवाहित किया जाता है। जो सुरंग में जो ताज़ी हवाएं हैं उनको भेजा जाता है सुरंग में। ये जो राजीव चौधरी हैं उनके द्वारा अवार्ड को ग्रहण किया जा रहा है। आइए अगला जो 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राइफेड ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ मिलकर जंगली और वन शहद पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने? ट्राइफेड ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ मिलकर जंगली और वन्य शहद पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक शहद को निकालने और मधुमक्खी पालन को FRA के तहत सामुदायिक वन्य अधिकारों के दायरे में लाने की ज़रूरत है, श्री अर्जुन मुंडा ने कहा। आइए देखिए इसको। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, पूछा जा सकता है कि जनजातीय कार्य मंत्री आपके कौन है? अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में हमें प्राकृतिक शहद को निकालने के कार्य और मधुमक्खी पालन को FRA के तहत सामुदायिक वन अधिकारों के दायरे में लाने की ज़रूरत है। वह ट्राइफेड द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से जंगली और वन्य शहद आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधन दे रहे थे। श्री अर्जुन मुंडा ने इस सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार ने मधुमक्खी पालकों और शहद इकट्ठा करने वालों की आय बढ़ाने के प्रयास में मीठी क्रांति हासिल करने के उद्देश्य से इसे प्रोत्साहन देने एवं विकास के लिए मधुमक्खी पालन को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में मान्यता दी है। श्री अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि हमारी ताकत पौधों पर आधारित खाना है, जिसमें शहद का उच्च औषधि महत्व है। उपचार की प्राचीन आयुर्वेदिक व्यवस्था में शहद एक अहम भूमिका निभाता है और यह न सिर्फ हमारे खाने में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसमें औषधि मूल्य भी है शहद में। उन्होंने बताया कि शहद की गुणवत्ता बनाए रखना और मिलावट से बचना हमारे लिए एक चुनौती है। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक रूप से शहद बनाने वालों और जंगली और वन्य शहद के उत्पादक क्षेत्रों को एक डेटाबेस जियो टैग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे वन और जंगली शहद के उत्पादन के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। आज वन एवं जंगली शहद पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुझे खुशी है कि ट्राइफेड ने ऐसी नई मुख्य पहलों को कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ हाथ मिलाया है। इससे वंचित जनजातियों को सशक्तिकरण में एक लंबा सफर तय होगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।